वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे माइक पॉम्पियो के बारे में। माइक पॉम्पियो आजकल काफ़ी न्यूज़ में हैं, चर्चाओं में हैं उनके स्टेटमेंट्स के बारे में, और उन्होंने जो एक किताब पब्लिश की है उसके वजह से अपनी बुक में उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भारत के लिए, भारत के पुराने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बारे में, और अभी जो एस जयशंकर साहब हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं, जिसकी वजह से उनकी किताब काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। फ़िलहाल ये किताब भारत में बुक स्टॉल्स में अवेलेबल नहीं है, आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये ट्यूसडे को इसी सप्ताह लॉन्च हुआ है और बुक का नाम है नेवर गिव्स एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस बुक में क्या चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं भारत को लेकर के, और माइक पॉम्पियो के बारे में और डिटेल में जानते हैं। मेरा जैसा मानना है कि उनका जीवन काफ़ी कंट्रोवर्सी में ही रहा है, इवन अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही है उनके कार्यकाल के समय में, उनके कार्य करने की शैली को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि सारे बिग न्यूज़ मीडिया हाउस उसको कवर कर रही है, और एस जयशंकर साहब ने भी इस पे कमेंट दिया है कि ये काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल है जिस तरीके से उसने सुषमा स्वराज जी के बारे में कमेंट अपनी किताब में किया है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो उस किताब से निकल के आ रही है कि बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक हुआ था 26 फरवरी 2019 को, उसके बाद पाकिस्तान भारत पे एटॉमिक स्ट्राइक करना चाह रहा था, और जब इसकी खबर भारत के विदेश मंत्री, उस समय के विदेश मंत्री जयशंकर साहब को पता चली, तो उन्होंने अमेरिका में पॉम्पियो साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम भी तैयार हैं और हम भी अटैक कर सकते हैं। और इस स्थिति को देख कर के पॉम्पियो ने इंटरवीन किया और दोनों सिचुएशंस को संभालने की कोशिश की और एक एटॉमिक वॉर को रोकने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है अपने बुक को पब्लिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान उस समय अपने इस सिचुएशन में था कि वो भारत के ख़िलाफ़ कोई युद्ध कर सके। खैर, ये आगे चर्चा की विषय बन सकती है कि क्या हो सकता है। आगे उन्होंने सुषमा स्वराज के बारे में लिखा है कि वो ज़्यादा गूफ बॉल पॉलिटिशियन रही है, और उनकी पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट उन्होंने नहीं किया। वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि पॉलिटिकली ही शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। गूफ बॉल का मतलब एक्चुअली में होता है कि एक नासमझ इंसान जो कि जानबूझकर गलतियां करता हो। तो उनके सुषमा स्वराज की जो अप्रोच रही है विदेश नीतियों को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने ये कमेंट किया है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आपत्तिजनक रहा है, और जब फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, उस समय ऐसे कमेंट करना मुझे सही नहीं लगता है। एस जयशंकर साहब की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, वो प्रोफेशनल हैं, 7 से ज़्यादा भाषाएं बोल पाते हैं, कभी कभी वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी अच्छी बातें एस जयशंकर साहब के बारे में उन्होंने कही है। तो ये सारी बातें अभी करंट सिचुएशन में जो उनकी कंट्रोवर्सीज चल रही है उसके बारे में है। आइए देखते हैं कि माइक पॉम्पियो और ज़्यादा क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं उसके लाइफ में, उनकी लाइफ कैसी रही है। एक थोड़ा सा छोटा सा बायोग्राफी उनके बारे में जानते हैं। पॉम्पियो का जन्म 30 दिसंबर 1969 में अमेरिका में ही हुआ है। वो एक पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, बिजनेसमैन भी रहे हैं। प्री एकेडमी में हुई और वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1986 में कंप्लीट किया, और उसके बाद जैसा कि यूएस में एक ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि मिलिट्री एकेडमी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो वैसा ही वहाँ पे रहा, और पॉम्पियो साहब को भी वैसा ही करना पड़ा, और 1991 तक उन्होंने स्टेट आर्मी
ऑफिस में उन्होंने काम किया। उसके बाद वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में गए और वहाँ पे उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की और 1998 तक अटॉर्नी के पोस्ट पे भी काम किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एंटरप्रेन्योर बने और एरोस्पेस एंड ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना करियर आजमाया। 2011 से 2017 तक वो यूनाइटेड स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं। और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे ही ट्रंप की सरकार आई 2017 में उनको डायरेक्टर ऑफ CIA बनाया गया और कुछ समय उस पद पे काम करने के बाद 2018 में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाए गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के काफ़ी शुरू से ही वो वोकल रहे हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट को हमेशा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और चाइना का जो स्टैंड रहा है हांगकांग को लेकर के और ताइवान को लेकर के या फिर साउथ चाइना सी को लेकर के, उसको घेरने के लिए उइगुर मुस्लिम का जो सिचुएशन है चाइना में, उसको लेकर के कमेंट करना और उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाना, उसको लेकर के चाइना को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काउंटर करने की कोशिश की है। फिर चाहे फिर इजराइल में US का जो एम्बेसी था उसको यरूशलेम में शिफ्ट कराना, या फिर जो ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील था उसमें से US को बाहर निकालना, ये सारे बहुत हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी जो कि पोम्पियो के कार्यकाल के समय में हुई है। हम अगर इस तरह से देखें तो यूनाइटेड स्टेट आर्मी ऑफिसर वो रहे हैं 1986 से 1991 तक, और लॉ स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने अपना लॉ की एजुकेशन जो उन्होंने शुरू की 1991 से। अटॉर्नी रहे वो 1998 तक, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं 2011 से 2017 तक, CIA के डायरेक्टर रहे हैं 1 साल के लिए 2017 से 18 तक, और US सेक्रेटरी स्टेट, और उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है 2018 से। कुछ एक हाईलाइटेड कंट्रोवर्सीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और रहता है जब भी हम पोम्पियो साहब की बात करते हैं। तो उनके टेन्योर के टाइम में वो हमेशा ही डेमोक्रेटिक लोगों को और उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी उनको हमेशा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जो उनके प्रेडिसेसर्स थे, मतलब जो जिन्होंने भी उनके पोस्ट पे काम किया, तो उनसे पहले जो भी लोग उनके पोस्ट पे काम करते थे, उनके हर एक मेथड को, हर एक तरीके को उन्होंने हमेशा ही डिनाई किया, रिजेक्ट किया है। फिर जब ट्रंप इलेक्शन चल रही थी, रिपब्लिकन हार रही थी, उस वक्त की बात है, उन्होंने अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज जेरूसलम में जब वो विजिट पे थे उस समय का रिकॉर्डेड मैसेज सैटेलाइट के थ्रू उन्होंने पब्लिश करवाया था, जब वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और वो एक अगेंस्ट द लॉ माना जाता है। वो कौन सा लॉ है अभी हम उस पर बात करेंगे। फिर स्टीव लिनिक की जो केस थी, उनको पद से हटाना, और बहुत सारे लोग, और उस पर कंट्रोवर्सी ये भी आती है कि स्टीव लिनिक उनके अगेंस्ट में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसी के वजह से उनको स्टेट डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर जनरल का जो पोस्ट था उससे उनको हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, या तो उनको वो फायर कर रहे थे या फिर पहले ही उनकी रिटायरमेंट करा रहे थे। इसके वजह से भी वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे, न्यूज़ में रहे थे। कुछ स्कॉलर्स उनको ये भी बताते हैं कि आज तक की अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं माइक पोम्पियो। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के साथ में जो 3 मीटिंग्स हुई है US की, उसमें भी उनका काफ़ी रोल आता है। हालांकि वो कुछ एक बहुत ज़्यादा आउटकम उसका नहीं आ पाया, पर 3 मीटिंग्स हो
हुई हैं नॉर्थ कोरिया के साथ में यूएस की, और वो हमेशा रिग्रेट भी फील करते हैं कि उस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उस पर नहीं हो पाया। एक तरफ रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर के सपोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, वहीं पे उइगुर मुस्लिम को लेकर के उसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहता है, जहाँ पे कि म्यांमार को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो क्यों यू नो रोहिंग्या मुस्लिम की जो उनकी अप्रोच है उसके साइड से वो जो क्रैकडाउन हुआ था उसको लेकर के वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। वही उइगुर मुस्लिम की जो सिचुएशन है चाइना में, उसको लेकर के उसको कैसे यूज करना है, साउथ चाइना सी का रिलेटेड इशू हो या फिर ताइवान का इशू हो, उस चीज़ को लेकर के, तो उनकी ये स्टैंड भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। फिर वाशिंगटन पोस्ट के एक बहुत जाने माने कॉलमिस्ट हैं, उनकी एसेसिनेशन को लेकर के भी उनके पीछे उनका हाथ है ऐसा माना जाता है, और उनके सपोर्ट की वजह से सऊदी अरबिया ने उनको एसेसिनेट कराया, ऐसा कंट्रोवर्सी में आता है। और इवन जब उसके बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले फिर भी यूएस ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। वो भी पोम्पियो साहब के एज ए CIA डायरेक्टर जब वो थे उस समय के कार्यकाल के समय की बात है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम आता है। फिर मेडिसिन डिनर, ये भी एक बहुत बड़ा इशूज़ रहा है उनके कार्यकाल के समय में, जो कि लोग वहाँ के रिपोर्टर्स बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इनवाइटेड थे मेडिसिन डिनर में वो कॉरपोरेट या फिर रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले या फिर बड़े बड़े डिप्लोमेट्स लोग थे जो जिनको इनवाइट किया गया था, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता था कि कैसे इलेक्शन के लिए फ़ंड कलेक्ट कर सके या फिर इलेक्शन में उनकी जो प्रेजेंस है उसको डोमिनेट किया जा सके। और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी गवर्नमेंट टैक्स पेयर के खर्चे पे हो रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा मुद्दा बना था। उसके बाद स्टीव लेनी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो माइक पॉम्पियो साहब की वर्किंग स्टाइल को लेकर के, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे थे अपने सब जो लोग जो उनको सपोर्ट करते थे या फिर स्टाफ्स को अपने डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूटिलाइज़ करना, वाइफ के अपॉइंटमेंट्स लेना, बुकिंग इन सैलून्स, वो सारी चीज़ों को लेकर के उनका जो रवैया रहा है स्टाफ्स का, स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ्स का, और उसको कैसे अपने पर्सनल कामों में उन्होंने यूटिलाइज़ किया, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। फिर ट्रम्प यूक्रेन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बड़ा खुद ही टॉपिक है जिस पे कि सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, तो उस पे उनका नाम आता है। कोविड-19 पैंडमिक को किस तरह से हैंडल करना, और फिर उस टाइम में हाउस पार्टीज़, उसको लेकर के इनका काफ़ी नाम आता है, और बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे उस समय जब सारे लोग मर रहे थे और यूएस में वहाँ के स्टेट हेड, स्टेट सेक्रेटरी और इस तरीके से पार्टी कर रहे हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स थे जो माइक पॉम्पियो साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है जो आप जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।